फूड फार्मर बहुत ही जाने माने नाम है कंटेंट क्रिएशन और इन्फ्लुएंसर इंडस्ट्री में। इनका नाम है रेवंत और ये बात करते हैं लेबल पढ़ेगा इंडिया। जब इन्होंने लोगों को लेबल पढ़ना सिखाया तो लोगों को समझ आया कि खाने के अंदर क्या-क्या इंग्रेडिएंट्स हैं। जहां वो सोचते थे कि कुछ एफएमसीजी गुड्स उन्हें शक्ति देते हैं, उन्हें पता चला वहां तो शुगर की मात्रा बहुत ज्यादा है। आप बोलेंगे संजय सर, आप ये कहां फूड वूड के चक्कर में पड़ गए, ये कौन सी लाइन में चले गए? अरे नहीं नहीं, मैंने लाइन नहीं बदली है, मैंने रेवंत से एक इंस्पिरेशन ली। उन्होंने एक हैशटैग चलाया है, लेबल पढ़ेगा इंडिया। उसी तरह मैं भी एक हैशटैग चलाना चाहता हूं, फैक्ट शीट पढ़ेगा इंडिया। आप में से कितने लोग जब म्यूचुअल फंड खरीदते हैं तो फैक्ट शीट पढ़ते हैं और चेक करते हैं कि उस फैक्ट शीट में क्या है, उस म्यूचुअल फंड में क्या है? तो जिस तरीके से लोग खाने में लेबल नहीं पढ़ रहे थे और उनको पता भी नहीं था वो खाना उनके लिए हार्मफुल है या बेनिफिशियल है, इसी तरह फैक्ट शीट बिना पढ़े अगर आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करोगे तो आपको नहीं पता चलेगा कि वो आपके लिए बेनिफिशियल है कि नहीं है। तो आज की वीडियो में लेके आया हूं आपके लिए, जिसमें मैं डिकोड करूंगा कि एक म्यूचुअल फंड की फैक्ट शीट होती क्या है और वो क्यों बहुत सिंपल है पढ़नी, बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। और जिस तरह लेबल पढ़ेगा इंडिया उसी तरह फैक्ट शीट पढ़ेगा इंडिया, हैशटैग जरूर डाल देना कमेंट सेक्शन में और इस वीडियो को एंड तक देखना, बिकॉज मैं फैक्ट शीट को टोटली डिकोड करूंगा और उससे आपको समझ आएगा कि क्या वो म्यूचुअल फंड आपके लिए है कि नहीं है, क्या रेड फ्लैग्स हैं जो आपको देखने चाहिए, क्या ग्रीन फ्लैग्स हैं जिसके बेसिस पे आपको इन्वेस्टमेंट्स करनी चाहिए। पर वीडियो को एकदम एंड तक देखना पड़ेगा, ये एक मास्टर क्लास है कि आप फैक्ट शीट कैसे पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों आगे जाने से पहले मैं चाहूंगा कि अभी तक मुश्किल से 22% लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब किया है। इतना कंटेंट दे रहा हूं, इतने व्यूज आ रहे हैं, पर सब्सक्राइब क्यों नहीं कर रहे हो? अगर आप सब्सक्राइब करोगे तो मेरा मोटिवेशन बढ़ता है और कंटेंट लाने के लिए। अभी रिसेंटली मैंने एक पॉडकास्ट किया है डॉक्टर रितेश मलिक के साथ और मैं अब अपनी पॉडकास्ट सीरीज चालू कर रहा हूं, बहुत जल्दी लेके आ रहा हूं। तो आप किसको पॉडकास्ट पे देखना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में वो भी जरूर बताइएगा। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजय कथुरिया, सीएफए, आपका बिजनेस फाइनेंस और पैसिव इनकम कोच और फाउंडर प्रॉफिट फर्स्ट लेके आया हूं एक जबरदस्त वीडियो, जबरदस्त मास्टर क्लास कि एक म्यूचुअल फंड की फैक्ट शीट कैसे पढ़ी जाती है। दोस्तों मैं एक वेबिनार करता हूं जो निशुल्क वेबिनार होता है, जहां पे मैं समझाता हूं कि जब आप म्यूचुअल फंड खरीदते हैं तो क्या क्या चीजें देखनी चाहिए। तो मैं चाहूंगा कि आप वो वेबिनार जरूर अटेंड करें। मैंने जो है लिंक डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में दिया हुआ है, हजारों लोगों ने इसको अटेंड किया है बिना किसी कॉस्ट के। आप जरूर ये फॉर्म भरिए और जैसे ही हमारा नया वेबिनार होगा आपको इंटीमेशन आ जाएगा, क्योंकि मैं ये वेबिनार हर बार नहीं करता, मुश्किल से महीने में एक बार करता हूं, पर ये टोटली फ्री होता है और ये उन लोगों के लिए होता है जो अपने लिए म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो से रिटायरमेंट या फिर अपनी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस को पाना चाहते हैं। अब आगे चलते हैं, फैक्ट शीट होता क्या है। दोस्तों फैक्ट शीट जो होता है वो हर म्यूचुअल फंड को हर स्कीम के लिए देना पड़ता है। तो ऐसा नहीं है कि एक म्यूचुअल फंड को एक ही फैक्ट शीट देनी पड़ेगी। अगर एक म्यूचुअल फंड के पास 50 स्कीम्स चल रही हैं तो उनको 50 स्कीम्स की फैक्ट शीट देनी पड़ेगी। तो आज इस वीडियो में मैं लाइव डेमो के साथ आपके साथ चलूंगा कि एक फैक्ट शीट को पढ़ते कैसे हैं। इसके लिए जो मैं एग्जांपल लूंगा वो लूंगा पराग पारिक फंड का फ्लेक्सी कैप फंड, क्योंकि अभी रिसेंटली न्यूज आई है कि ये 1 लाख करोड़ का एयूएम क्रॉस कर चुका है। दोस्तों ये कोई पेड वीडियो नहीं है, कोई एंडोर्समेंट नहीं है, बस एक एग्जांपल की तरह मैं पराग पारिक को यूज कर रहा हूं क्योंकि ये वन ऑफ द बेटर परफॉर्मिंग फंड्स रहा है। तो इसकी फैक्ट शीट कैसे पढ़नी है, क्या करना है, इसको जानने के लिए मैं आपके साथ अब स्क्रीन शेयर करूंगा और ये एकदम लाइव वीडियो होगी। फैक्ट शीट पढ़ते पढ़ते मैं आपको चीजें समझाऊंगा, इसलिए पेपर पेन लेके जरूर बैठ जाना। ओके दोस्तों, शुरू से शुरू करते हैं। तो अगर आपको फैक्ट शीट ढूंढनी है तो कुछ नहीं, सिंपल पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड की हम फैक्ट शीट सर्च करेंगे। यहां पे आपके पास मंथली फैक्ट शीट आ जाएगा, मतलब मंथली यानी हर महीने फैक्ट शीट इशू होती है। अब ये पीपीएफएस की म्यूचुअल फंड के लिए आ गया, ये 2025 है 24 है, आपको जो साल का देखना है देख लीजिए। अब ये फैक्ट शीट अप्रैल 2025 की अवेलेबल है। तो हम क्या करते हैं, हम डाउनलोड फैक्ट शीट कर लेते हैं। तो जैसे हम डाउनलोड फैक्ट शीट करेंगे, यहां पे धीरे धीरे डाउनलोड हो रहा है और डाउनलोड होते ही हम ये पीपीएफएस की फैक्ट शीट ओपन कर लेंगे। अब यहां पे पीपीएफएस के जितने फंड स्कीम्स हैं उन सबका फैक्ट शीट दिया हुआ है। तो फ्लेक्सी कैप है, ईएलएसएस है, डायनामिक एसेट एलोकेशन है, कंजर्वेटिव हाइब्रिड है, आर्बिट्राज है और लिक्विड है। ये 6 फंड्स पराग पारिक के चल रहे हैं, पर हम देखने वाले हैं फ्लेक्सी कैप को। तो आइए, ये रहा पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड का फैक्ट शीट अप्रैल 2025 का। ये वीडियो क्योंकि हम मई में रिकॉर्ड कर रहे हैं तो ऑब्वियसली अभी तक मई का फैक्ट शीट आया नहीं है, तो इसलिए अपने पास ये है नहीं। अब यहां पे आपको क्या क्या दिखेगा, यहां से स्टार्ट करते हैं। एन ओपन एंडेड डायनामिक इक्विटी स्कीम इन्वेस्टिंग अक्रॉस लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप स्टॉक्स। यानी ये बता रहा है कि ये ओपन एंडेड स्कीम है, यानी ये स्कीम कभी भी बंद नहीं होगी, इसमें हमेशा जो है इन्वेस्टमेंट्स लेते रहेंगे। अब ये सूटेबल किसके लिए, यानी किसके लिए राइट है, ये भी लिखा हुआ है, दिस स्कीम इज सूटेबल फॉर इन्वेस्टर्स हु कैन रिमेन इन्वेस्टेड फॉर मिनिमम 5 years। दोस्तों क्या आप जानते थे फैक्ट शीट इस तरीके से पढ़नी चाहिए या इस तरीके से डाउनलोड करना चाहिए? नहीं जानते थे तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना और हैशटैग जरूर चलाना, फैक्ट शीट पढ़ेगा इंडिया। जो फैक्ट शीट होती है वो बड़ी मजेदार चीज होती है। उसका ना पहले इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव होता है और इसीलिए आप जब अपना इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव बनाते हैं कि आपको किस बेसिस पे इन्वेस्टमेंट करना है, किस पर्पस के लिए इन्वेस्टमेंट करना है, किस गोल के लिए इन्वेस्टमेंट करना है, तो आपका ऑब्जेक्टिव और फंड का ऑब्जेक्टिव सेम होना चाहिए, तभी उसके खरीदिए। फॉर एग्जाम्पल, आपका ऑब्जेक्टिव है कि मुझे 3 साल तक इन्वेस्ट करना है, पर यहां तो लिखा गया है कि 5 साल होगा तभी आप इसमें इन्वेस्ट कीजिए, और आप इसमें इन्वेस्ट कर बैठते हैं और मार्केट 3 साल के लिए डामाडोल हो जाती है, फ्लैट हो जाती है।
तो आप फिर म्यूचुअल फंड को गाली नहीं दे सकते, क्योंकि म्यूचुअल फंड ने तो पहले आपको बोला था कि भाई 5 साल लगेगा। आपने 3 साल के गोल में 5 साल का इन्वेस्टमेंट क्यों किया? ऐसे कितने दोस्त हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताते रहना मेरे को। तो इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव बड़ा क्लियर लिखा है, टू सीक generate long-term capital growth from an actively managed portfolio primarily of equity and equity related securities। यानी actively managed होगा, ये कोई passive फंड नहीं है कि कोई इंडेक्स को मिमिक करेगा, ये actively manage होगा। टाइप ऑफ स्कीम क्या है? ओपन एंडेड है। कहां पैसा डालेगी? लार्ज कैप में, मिड कैप में, स्मॉल कैप में। फ्लेक्सी कैप को आप जानते हैं, फ्लेक्सी कैप एज अ फंड जो होता है वो तीनों तरीके के मार्केट कैपिटलाइजेशन बेस्ड स्टॉक्स में पैसा डाल सकता है। डेट ऑफ अलॉटमेंट मई 24 2013, यानी कि ये करीबन 12 साल पुराना फंड है। इनके फंड मैनेजर्स का नाम लिखा हुआ है राजीव ठक्कर जी, जो सिंस इंसेप्शन यानी कि जब से फंड पैदा हुआ है तब से ये जो है इसके फंड मैनेजर रहे हैं। रौनक ओनकार जी है, ये भी फंड मैनेजर हैं, सिंस इंसेप्शन है। कुछ लोग बीच बीच में ज्वाइन किए हैं। तो ये आपके फंड मैनेजर्स हो गए जिनके बारे में यहां पे बताया गया है। एज ऑफ नाउ एसेट अंडर मैनेजमेंट बताया गया है 98,541 करोड़। यानी कि इस टाइम पे जो पीपीएफएस फ्लेक्सी कैप फंड में टोटल स्टॉक्स हैं, जो भी उनकी ओनरशिप है, चाहे जो कैश है, वो सारी चीजें मिला के करीबन 98,500 करोड़ है। ये अप्रैल एंड के हिसाब से था, पर रिसेंटली ये नंबर 1 लाख करोड़ को क्रॉस कर चुका है। नेट एसेट वैल्यू देखेंगे तो रेगुलर प्लान का 80.33 है और डायरेक्ट प्लान का 87 है। तो अब आप यही देख लीजिए कि जो रेगुलर प्लान होता है, जहां आप ब्रोकर्स के थ्रू जाते हैं, वहां पे आपका एनएवी कम हो जाता है, वेरएस डायरेक्ट प्लान में एनएवी थोड़ा ज्यादा हो जाता है। पर अगर आप इन्वेस्टमेंट डिसीजंस खुद नहीं ले सकते, अगर आपको रिसर्च करनी नहीं आती, अगर आपको नहीं पता है, तो आप जरूर जो है एक म्यूचुअल फंड एडवाइजर की सपोर्ट जरूर लीजिए। पर अगर आप खुद कर सकते हैं, डीआईवाई कर सकते हैं, तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। रेगुलर प्लान्स का जो कमीशन है वो 1.27% है और डायरेक्ट प्लान का 0.62% है, यानी करीबन 60 पैसे का फर्क है दोनों में। पर आप देखिए 13 साल में 12 साल में जो ये 60 पैसे का फर्क था, वो एनएवी में करीबन 9% का फर्क हो गया। तो ये 60 पैसे का छोटा फर्क था, पर 13 साल जो टाइम निकल गया है, 12-13 साल जो भी टाइम निकल गया है, उसके हिसाब से ये करीबन 9% के आसपास का टोटल फर्क बन चुका है। तो ये होता है। तो अब यहां आ गया बेंचमार्क इंडेक्स। देखिए दोस्तों, क्या होता है कि मैं हमेशा लोगों को बोलता हूं कि एक म्यूचुअल फंड ने 12% रिटर्न दिया और एक म्यूचुअल फंड ने 18% रिटर्न दिया, कौन सा म्यूचुअल फंड अच्छा है? तो आप सब बोलेंगे 18% वाला अच्छा है, पर हो सकता है 12% वाला अच्छा है। क्यों? क्योंकि 12% वाले ने हो सकता है अपने बेंचमार्क को बीट किया हो, 18% वाले ने नहीं किया हो। तो हमें यह देखना होता है, सिर्फ फंड परफॉर्मेंस नहीं देखनी होती, उसके बेंचमार्क के अगेंस्ट उसकी फंड परफॉर्मेंस देखनी होती है। तो यह बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब भी आप म्यूचुअल फंड सिलेक्ट करते हैं, तो आपको बेंचमार्क के अगेंस्ट देखना होता है। यही चीज मैं अपने वेबिनार में भी सिखाता हूं, तो जरूर अटेंड करिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और यहां पे इन्होंने सेट किया है निफ्टी 500 टीआरआई। टीआरआई का मतलब होता है टोटल रिटर्न्स इंडेक्स। निफ्टी 500 यानी देश की टॉप 500 कंपनीज, जिसमें से 100 लार्ज कैप, 150 मिड कैप, 250 स्मॉल कैप। यानी जो ये फंड इन्वेस्ट करेगा, ये इन 500 कंपनीज के अंदर अंदर इन्वेस्ट करेगा और यही मिड, लार्ज और स्मॉल कैप में शिफ्टिंग करता रहेगा। अगर आपको परचेज करना है तो 1,000 रुपए डालना पड़ेगा और इसमें मिनिमम जो एसआईपी है वो 1,000 रुपए की है। तो ये बेसिक डिटेल्स आपको फंड के बारे में पता चल गई। अब भाई, लेबल पड़ेगा इंडिया, उसी तरह फैक्ट शीट पड़ेगा इंडिया, बेसिक बेसिक चीजें भी आपको पता होनी चाहिए। क्योंकि हो सकता है आपका इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव कुछ और था और आपने किसी और फंड में पैसा डाल दिया। तू प्यार है तो किसी और का, तुझे चाहता कोई और है, ऐसा करोगे तो लड़की छोड़ के चली जाएगी। वाह। अब इंडस्ट्री एलोकेशन, यानी कि जो इन्होंने पैसा लिया है हमारे से, जो करीबन 1 लाख करोड़ है, वो डाला कहां का है? आप देखेंगे बैंक्स में इनका एक्सपोजर 21% का है। यानी 1 लाख करोड़ में से आप कह सकते हैं कि करीबन 21,000 करोड़ तो बैंक्स में है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 13%, यानी कि इन्होंने जम के कैश रखा हुआ है, जो बहुत समझदारी का काम रहा है इस दौरान। पर अब इनको पैसा डिप्लॉय करना चाहिए था, क्योंकि मार्केट्स नीचे गिरी हैं। अप्रैल में बहुत मार्केट्स जो है वॉलेटाइल हुई थी, नीचे गिरी थी। मार्च में एक रिकवरी देखी थी हमने। अगर आप चाहते हैं कि मैं जल्दी से आपको अपडेट दूं मार्केट्स के ऊपर, तो मुझे अपडेट लिख दीजिए कमेंट सेक्शन में, अपडेट दे दूंगा। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर पे 7%, ऑटोमोबाइल्स पे 7%, इस तरीके से इनका टोटल एलोकेशन यहां पे दिया गया है। तो हमें समझ आता है कि 13% छोड़ के बाकी जो सब है वो 87% जो है वो इन्वेस्टेड है। अब ये 13% में कैश और कैश इक्विवेलेंट्स है, यानी कि कुछ जेब में कैश पड़ा होगा, कुछ बॉन्ड्स होंगे, सिक्योरिटीज होंगी, ट्रेजरी बिल्स होंगी, आगे हमें समझ आ जाएगा। अब सिंस इंसेप्शन अगर आप इनके रिटर्न्स देखें, तो आप देख सकते हैं पराग पारिक ग्रीन कलर में है और वो रेगुलर है। पराग पारिक डायरेक्ट जो है वो येलो कलर में है। तो दोनों जो हैं, दोनों ने अपने बेंचमार्क इंडेक्स को बहुत बखूबी जो है ओवर अ लॉन्गर होराइजन, ओवर अ शॉर्टर होराइजन तोड़ा है, जिसकी हम डिटेल आगे जानेंगे। ठीक है, और इसके आगे चलते हैं। अगर आप अप्रैल 30 2024 टू अप्रैल 30 2025 यानी पिछला 1 साल देखेंगे, तो जो इनका ये फंड है उसने करीबन डायरेक्ट वाले ने 13.5% का रिटर्न दिया है, जबकि निफ्टी 500 ने इस टाइम पे 6% का रिटर्न दिया, यानी कि 7% ज्यादा रिटर्न दिया है अपने बेंचमार्क से। इसको कहते हैं परफॉर्मेंस, और इसलिए मैंने ये फंड सिलेक्ट किया था क्योंकि इसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। और अब आगे चलेंगे, अब हमें एग्जैक्ट पता चलेगा
कि इस पर्टिकुलर फंड ने कौन-कौन से स्टॉक्स में पैसा डाला हुआ है, इसका एग्जैक्ट पैसे का ब्रेकअप पता चल जाएगा। सबसे ज्यादा बड़ी होल्डिंग जो इसकी है वो एचडीएफसी बैंक लिमिटेड की है, जो पिछले कुछ समय में काफी अच्छा रिटर्न्स दिया है। फिर बजाज होल्डिंग्स है, पावर ग्रिड है, कोल इंडिया है, आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड है, आईटीसी है। ये सारे आप देखेंगे जबरदस्त कंपनीज हैं, और आगे जा जाके आप देखेंगे थोड़ा मिड कैप और थोड़ा स्मॉल कैप भी है जो इन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ है। तो ये जो है ये सारी इनकी इक्विटी है। अगर आप चाहते हैं कि मैं पराग पारिक ने पिछले 3 से 4 महीने में कौन से नए स्टॉक्स खरीदे हैं, कौन से पुराने स्टॉक्स बेचे हैं, ये आपको बताऊं तो पहले तो लाइक का बटन हिट करो और उसके बाद नीचे लिख दो पोर्टफोलियो। अगर आप पोर्टफोलियो लिख दोगे तो पराग पारिक के पूरे पोर्टफोलियो पे एक जबरदस्त वीडियो बना के दूंगा कि कैसे उन्होंने खरीद बेच की है पिछले 3-4 महीने में, पर लाइक करना जरूरी है उससे पहले। ओके, आगे चलते हैं। फिर उसके बाद जो है कुछ इन्होंने 2.5% के आसपास जो है आर्बिट्राज और स्पेशल सिचुएशंस है, ये हमारे काम का नहीं है। ओवरसीज सिक्योरिटीज, ये देखिए इनके पास फेसबुक के भी शेयर्स है। 10% इनका जो पैसा लगा हुआ है, 10% जो पैसा लगा, यानी 1 लाख करोड़ में से 10,000 करोड़ जो है इनका इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट्स है। अल्फाबेट यानी कि गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन और जो है फेसबुक, जिसको मेटा भी कहते हैं। तो मोटा मोटी सब में ऑलमोस्ट इक्वल जितना ही इन्होंने पैसा डाला हुआ है। हो सकता है इन्होंने इक्वल डाला हो, पर फेसबुक अच्छा परफॉर्म कर गया हो, गूगल अच्छा परफॉर्म कर गया हो, तो इस वजह से उनका जो पोर्टफोलियो में पार्टिसिपेशन है बढ़ गया है। उसके बाद इन्होंने सीडीज लिए, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स लिए हैं। बैंकों के अंदर अंदर ये चलता रहता है, बैंक्स इशू करते हैं, जब बैंक्स को पैसा चाहिए होता है तो म्यूचुअल फंड उसमें पैसा डाल सकते हैं। तो यहां आप देख सकते हैं आईसीआईसीआई बैंक को इन्होंने पैसा दिया है, पंजाब नेशनल बैंक को दिया है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट जिसे नबार्ड कहते हैं उसको दिया है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया को दिया है, और एक और बार नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट दिया है। यहां पे उनकी रेटिंग्स दी गई है। ये जो होते हैं ना बॉन्ड्स होते हैं, अगर आप भी बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, आप चाहते हैं आपका रिस्क जो है इक्विटी से कम हो पर रिटर्न जो है वो एफडी से ज्यादा हो, तो सीनियर सिक्योर्ड बॉन्ड्स एक बहुत अच्छा तरीका है जिसके थ्रू आप पैसा डाल सकते हैं। अगर आप उसके बारे में डिटेल्ड वीडियो चाहते हैं, क्योंकि मैं उसमें अच्छी इन्वेस्टमेंट करता हूं और मुझे लगता है वो मेरे पोर्टफोलियो को सेफ भी रखता है और एक अच्छे रिटर्न्स फिक्स्ड बेसिस पे देता भी है। जहां एफडी 6% के आसपास रिटर्न्स देता है, यहां 9 से 12% तक के भी रिटर्न्स बन जाते हैं। तो मेरे को जरा कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, बॉन्ड्स लिख दीजिएगा, मैं उसके ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो आपके लिए करूंगा। उसके बाद यहां आप देख सकते हैं और भी लोगों को इन्होंने पैसा दिया, जैसे इंडियन बैंक, एक्सिस बैंक, कैनरा बैंक, यानी इन्होंने जम के जो है पैसा बांटा हुआ है। पर ये जो है ना, ये इक्विटी नहीं है। देखिए, दो तरीके से आप कंपनी में पैसा डाल सकते हैं। या तो आप कंपनी के ओनर हो सकते हैं या आप कंपनी के लोनर हो सकते हैं। अब ये लोनर क्या है? लोनर है जो कंपनी को उधार देता है। तो पराग पारिक ने कुछ पैसा कंपनियों को उधार भी दिया हुआ है। कंपनी मतलब बैंक्स हो गए, बैंक्स भी कंपनीज हैं, तो उनको उधार दिया हुआ है, और इसी को कैश इक्विवेलेंट्स कहते हैं। ये कैश तो नहीं है पर कैश की तरह ही है। इसलिए इनका जो कैश और कैश इक्विवेलेंट्स है वो 13% है। ऐसा नहीं है कि जेब में दबा के बैठे हैं पैसा। इन्होंने बॉन्ड्स में पैसा डाल दिया है, कंपनीज को पैसा डाल दिया, कंपनीज के ओनर भी बन गए हैं, लोनर भी बन गए हैं। यानी कि आप देखिए यहाँ पे एचडीएफसी बैंक लिमिटेड के ये लोनर भी हैं। इन्होंने यहाँ पे आप देख सकते हैं जो है 10-10, यानी कि ये जो इनका बॉन्ड है 10 अक्टूबर 2025 को मैच्योर हो जाएगा। तो 10-10 तक इन्होंने थोड़ा पैसा एज अ लोनर भी डाला हुआ है और एज अ ओनर यहाँ पे इन्होंने जो है एचडीएफसी बैंक में इन्वेस्टमेंट्स भी की हुई है। तो लोनर ओनर कॉन्सेप्ट को भी अगर आप बहुत अच्छे से समझना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में बताना। इस तरीके से इन्होंने बहुत जबरदस्त पैसा डाला हुआ है। फिर कुछ लिक्विड फंड्स में पैसा डाला हुआ है, खुद ही के लिक्विड फंड में डाला हुआ है। इनको अलाउड होता है थोड़ा बहुत अपने फंड्स के अंदर पैसा डालना। ट्रेजरी बिल्स जो होते हैं वो गवर्नमेंट इशू करती है। तो ये 364 डे ट्रेजरी बिल है, सॉवरेन यानी कि गवर्नमेंट ने इशू किया हुआ है। तो थोड़ा पैसा इन्होंने उसमें डाला हुआ है। तो कुल मिला के अगर आप देखें तो 13.03% जो है इनका टोटल इसमें गया है, और टोटल 13.77% जो है इनका कैश और कैश इक्विवेलेंट्स है। तो टोटल पोर्टफोलियो जो है इनका 100% आ गया। यानी कि बहुत अच्छे से इन्होंने पोर्टफोलियो का कॉम्पोजिशन रखा हुआ है, इक्विटी भी है, डेट भी है। इसलिए जब टाइम खराब था तो ऐसा नहीं हुआ कि इनकी बहुत ज्यादा जो है सिचुएशन खराब हुई। इनके रिटर्न्स फिर भी अच्छे थे, और इसलिए आप देख रहे हैं कि ओवर 1 ईयर भी इन्होंने निफ्टी 500 जो इनका बेंचमार्क है उससे बेटर रिटर्न्स दिए हैं। देखो इतना ईजी है, लेबल पड़ेगा इंडिया, उसी तरह फैक्ट शीट पड़ेगा इंडिया। फटाफट कमेंट सेक्शन में ये मुहिम छेड़ दो, फैक्ट शीट पड़ेगा, हैशटैग फैक्ट शीट पड़ेगा इंडिया। तो अब देखते हैं कि रिटर्न्स कितने बने अगर आपने पैसे डाले होते। तो आप देखेंगे यहां पे, अब ये बड़ी मजेदार बात है, ये बात पूरी ध्यान से देखना। सिंस इंसेप्शन, जो मैं एक बार डायरेक्ट फंड्स देख लेता हूं। सिंस इंसेप्शन इन्होंने 19.91% का रिटर्न दिया है एनुअली। बाप रे, बहुत जबरदस्त रिटर्न होता है। वहीं पे इनका जो बेंचमार्क है उसने 15% का रिटर्न दिया, यानी इन्होंने बेंचमार्क को जब से ये पैदा हुआ है तब से हम बीट करा है, टोटल में बीट किया है। अगर आप 1 साल के होराइजन में देखेंगे तो भी इन्होंने बीट किया है। अगर आप 3 साल के होराइजन में देखेंगे तो भी इन्होंने बीट किया है। अगर आप 5 साल के होराइजन में देखेंगे तो भी इन्होंने बीट किया है। अगर आप 10 साल के होराइजन में देखेंगे तो भी इन्होंने बीट किया है। मतलब ये जो फंड है ये हमेशा अपने बेंचमार्क को बीट कर रहा है। इसीलिए ये इकलौता पहला फंड है जो अकेला 1 लाख करोड़ का हुआ है। याद रखिएगा दोस्तों, मार्केट में नाम से पैसा नहीं मिलता है, मार्केट में काम से पैसा मिलता है। अगर कोई फंड कंपनी इस तरीके का म्यूचुअल फंड चलाएगी तो क्यों नहीं उसको पैसे होगा, और क्यों नहीं वो नंबर 1 फंड बनेगा इस देश का। मैं वापस बोल रहा हूं, मेरे को कोई मार्केटिंग के पैसे नहीं दिए भाई,
मैं कोई मार्केटिंग नहीं कर रहा, मैं सिर्फ बता रहा हूं एक ब्यूटीफुल म्यूचुअल फंड है और उसको एक पढ़ने का तरीका आपको बता रहा हूं, ठीक है। उसके बाद जो है आगे चलते हैं, 3 ईयर रोलिंग रिटर्न्स बेसिस पे देखते हैं। रोलिंग रिटर्न्स आपको पता है, हमेशा मैं कहता हूं कि सहवाग, सचिन, द्रविड़, तो यानी कि आप देखेंगे कि द्रविड़ जो है वो बहुत कंसिस्टेंट रहते हैं, चाहे उनकी एवरेज हो सकता है सहवाग जितनी हो, पर वो कंसिस्टेंटली करते हैं। सहवाग कभी जीरो पे भी आउट हो जाएंगे, कभी 200 भी बना लेंगे, पर इसी तरह द्रविड़ जो है वो कंसिस्टेंटली अपने एवरेज के आसपास रन बनाते हैं। तो ऐसे जो फंड्स हैं उनके रोलिंग रिटर्न्स चेक करने चाहिए। यहां पे आप देखेंगे कि रोलिंग रिटर्न्स बेसिस पे भी, ये डायरेक्ट वाला देखें तो 3 साल के बेसिस पे भी इन्होंने जो है अपने बेंचमार्क को बीट किया है, 5 साल के बेसिस में भी इन्होंने बेंचमार्क को बीट किया है, और 7-10 साल के बेसिस पे भी इन्होंने बेंचमार्क को बीट किया है। यानी ये एक यूनिक फंड है जो सहवाग, सचिन और द्रविड़ का यूनिक कॉम्बिनेशन है, कि जिसमें मोमेंटम भी है, जो रिटर्न्स भी बना के दे सकता है, जिसमें स्टेबिलिटी भी है, और जिसमें लॉन्ग टर्म की थिंकिंग भी है, टेस्ट मैच भी खेल सकता है। तो यानी इन तीनों का ब्यूटीफुल मिक्सचर है ये पर्टिकुलर फंड, फ्लेक्सी कैप फंड, और इसको हम लाइव देख रहे हैं फैक्ट शीट के बेसिस पे एज ऑन 30th अप्रैल, यानी कि पिछले महीने के एंड का। अब आप देखिए, अगर आपने पहले दिन से इसमें पैसा डाला होता, 10,000 रुपए डाले होते, तो आपका टोटल इन्वेस्टमेंट जो है वो 14,40,000 हो गया होता, और यही 14,40,000 इस टाइम पे डायरेक्ट फंड में आपका बन चुका होता 52 लाख रुपीज। अब इसे कहते हैं रिटर्न ऑन टाइम इन्वेस्टेड। आपका समय क्या लगा, आपने तो चुपचाप इन्वेस्टमेंट करी। इसलिए कहता हूं भाई, थोड़ा जो म्यूचुअल फंड है ना, उसमें लंबे समय तक टिके रहो, इतने अच्छे रिटर्न्स बनते हैं। कहां रिटर्न्स बनते हैं भाई, 14 लाख रुपए डाल के 52 लाख रुपए बन गए आपके। और कौन सा आपने 14 लाख पहले दिन पे डाल दिया, आपने तो आराम आराम से धीरे धीरे डाला है, ठीक है। तो वहां पे अगर आप देखेंगे तो बहुत जबरदस्त रिटर्न बने हैं। अगर पिछले 1 साल के एसआईपी देखें तो ऑब्वियसली कम बना है, क्योंकि 1 साल बहुत छोटा टाइम होता है। ऐसे ही इन्होंने 3 साल, 5 साल और 10 साल के हिसाब से भी बताया है, पर हम सिर्फ इंसेप्शन से देखते हैं ताकि हमारे को एक लंबा व्यू मिल जाए। अब इसमें एक और चीज जो बताई गई है वो है कि पराग पारिक के जो इनसाइडर्स हैं, इनसाइडर्स मतलब एम्प्लॉइज हो गए, मैनेजमेंट हो गई, उनका सिर्फ 504 करोड़ रुपए ही जो है वैल्यू है यूनिट्स के इस पर्टिकुलर फंड में, यानी कि 1 लाख करोड़ में से 500 करोड़ है, कोई बड़ी बात नहीं है। नहीं तो कभी कभी क्या होता है, इनसाइडर ट्रेडिंग के नाम पे भी प्रॉब्लम हो जाती है, बट इन्होंने बहुत अच्छे से रखा है। एम्प्लॉइज का जो कॉन्ट्रीब्यूशन है पूरे फंड में वो मात्र 13 करोड़ 60 लाख रुपए है, मतलब एम्प्लॉइज के पास सिर्फ 15,56,000 यूनिट्स है, जिसकी वैल्यू 13.6 करोड़ रुपीज के आसपास है। अब एक और चीज देखनी बहुत जरूरी है, वो है क्वांटिटेटिव इंडिकेटर्स, जिन्हें हम रेशियोज भी कहते हैं। अगर आप रेशियोज पे एक डिटेल्ड वीडियो चाहते हैं तो मैं नीचे कमेंट सेक्शन में रेशियोज लिख दीजिए, मैं एक डिटेल्ड वीडियो लेके आऊंगा कि क्या रेशियोज होते हैं। बीटा, बीटा जो होता है वो आपको बताता है कि इस पर्टिकुलर फंड का रिस्क क्या है एज कंपेयर टू द बेंचमार्क। तो यानी कि बेंचमार्क कितना मूव करता है और ये फंड कितना मूव करता है, बीटा 0.62 है। अगर बीटा कम होता है यानी वो फंड पर्टिकुलरली काफी सिक्योर फंड होता है। तो ऑब्वियसली हमने देखा ही है कि पीपीएफएस है जो बहुत जबरदस्त सिक्योर फंड है। स्टैंडर्ड डिविएशन 10.24 है, ये नंबर जितना कम होगा उतना अच्छा है। स्टैंडर्ड डिविएशन का मतलब ये है कि जो इसके एवरेज रिटर्न्स है, उसके रिटर्न्स कितना एवरेज से कम हो जाते हैं, कितना ज्यादा हो जाते हैं। तो उदाहरण के तौर पे अगर इसका एवरेज 20% है और 10% स्टैंडर्ड डिविएशन है, तो यानी 20% माइनस 10% अगर निकालेंगे तो वो 18 हो जाता है, 20% का 10%, और 20 का 10 22 हो जाता है। तो इस रेंज में ही आपका जो है जो म्यूचुअल फंड चल रहा है, तो ये नंबर जितना छोटा होता है, जो स्टैंडर्ड डिविएशन का नंबर होता है, उतना ही बेटर होता है। शार्प्स रेशियो 1.17, ये जितना ज्यादा होता है उतना अच्छा होता है। शार्प रेशियो आपको यह बताता है कि रिस्क फ्री रेट के ऊपर जो आपके रिटर्न्स आ रहे हैं उसके लिए आपने कितना रिस्क लिया, यानी पर यूनिट रिस्क आपने कितने रिटर्न्स जनरेट किए हैं ओवर एंड अबव द रिस्क फ्री रेट। अब यहां पे आप देखेंगे माइबॉर लिया हुआ है, रिस्क फ्री रेट इज अज्यूम्ड एट 6%। माइबॉर का मतलब होता है मुंबई इंटरबैंक ऑफर रेट, यानी कि ये वो रेट है जिसपे बैंक्स जो है आपस में लेंडिंग करते हैं, तो इसको सबसे सेफ रेट माना जाता है। तो यानी अगर आप पीपीएफएस के केस में देखेंगे तो 6% से ऊपर उन्होंने रिटर्न्स जनरेट किया है, और उन्होंने पर यूनिट जो रिस्क लिया है वो बहुत कम लिया है, इसलिए इनका शार्प्स रेशियो 1 से ऊपर है। 1 से ऊपर तो बहुत ही अच्छा माना जाता है शार्प्स रेशियो। पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो 14.1% है, यानी कि ये पोर्टफोलियो को ज्यादा चर्न नहीं करते हैं। अगर एक चीज को ले लेते हैं तो पहले बहुत सोचते समझते हैं, एनालिसिस करते हैं, डिसीजन लेते हैं, और उसके बाद ये इसको ले लेते हैं। मैंने काफी फंड्स देखे हैं जहां पे पोर्टफोलियो चर्न्स 110% भी हैं, 200% भी है। अगर आप चाहते हैं उन फंड्स की भी मैं फैक्ट शीट को डिस्कस करूं तो मुझे कमेंट सेक्शन में पीटी लिख दीजिएगा, पोर्टफोलियो टर्नर के हिसाब से भी मैं कुछ फंड्स को सिलेक्ट कर लूंगा। देखिए, जितना आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखेंगे ना, उतना मैं आपके लिए अच्छी अच्छी चीजें और अच्छे जो है वीडियोस लेके आ पाऊंगा, क्योंकि मुझे समझ आ जाएगा आपको किन चीजों पे और वीडियोस चाहिए। इसको हम छोड़ देते हैं इक्विटी आर्बिट्राज, बिकॉज इक्विटी आर्बिट्राज उनको थोड़ा बड़ा करते रहना पड़ता है ताकि वो अपने जो फिक्स्ड रिटर्न्स है उसको मेंटेन कर सके। पर मेन चीज है ये 14.1%, जो इक्विटी यानी कि स्टॉक्स खरीद बेच करते हैं वो बहुत कम खरीद बेच करते हैं। तो दोस्तों, ये जो है एक तरीका है जिससे आप फैक्ट शीट को पढ़ सकते हैं। तो भाई, फैक्ट शीट में फाइनली आपको क्या क्या मिला, आपको सबसे पहले फंड की डिटेल्स मिली, फंड का इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव मिला, फंड में
किसको पैसा डालना चाहिए उसके बारे में पता चला, फंड का पोर्टफोलियो कंपोजिशन पता चला, फंड के रेशियोज पता चले, फंड की परफॉर्मेंस पता चली ओवर मेनी पीरियड्स, 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर, 10 ईयर सिंस इंसेप्शन। इससे आपको पता चलता है कि जो फंड है वो अपने बेंचमार्क को कंसिस्टेंटली बीट कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, और अगर कर पा रहा है तो डेफिनेटली वो एक बहुत अच्छा फंड माना जा सकता है। क्या ये फंड एक्टिव है या फिर एक्टिव नहीं है उसके बारे में पता चला। रेगुलर और डायरेक्ट में कितना बड़ा फर्क आ सकता है ये आपको इसमें समझ आ गया। एंड में अब आप जब डिसीजन लेंगे इस फंड को परचेज करने का या नहीं परचेज करने का, तो एक सोचा समझा डिसीजन होगा। जिस तरीके से लेबल पढ़ के आप एनेबल हो जाते हैं कि आपको खाना क्या है, उसी तरह ये फैक्ट शीट जो है ये आपके लिए एक गाइडिंग टूल बन जाता है कि आपको कौन सा म्यूचुअल फंड खरीदना है। दोस्तों ये बहुत ही पावरफुल वीडियो है, मेरे को बहुत मेहनत लगी इस वीडियो को बनाने में, बहुत रिसर्च करी, पहले आपसे पहले मैं ये स्टडी कर चुका था। तो प्लीज एक लाइक जरूर ठोक दीजिएगा अगर आपको वीडियो पसंद आई, वैल्यूएबल लगी। तो नहीं लगी तो नो प्रॉब्लम, बताइएगा मैं क्या चीजें ठीक कर सकता हूं, कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना। इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करना बहुत जरूरी है, नहीं तो उनको नहीं पता चलेगा कि फैक्ट शीट कैसे पढ़ी जाती है। हैशटैग डालना मत भूलना, फैक्ट शीट पढ़ेगा इंडिया, ये एक वायरल कैंपेन बन जाना चाहिए। अगली कौन सी वीडियो बनाऊं वो जरूर बताना। जाने से पहले वेबिनार अटेंड करना हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उसके जरूर अटेंड करना। अगली वीडियो तक जय हिंद जय भारत।